नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ आयुषी। हमने इस प्रोग्राम में कई बार डॉक्टर्स से बात करी है, अलग-अलग स्पेशलिटी के लोगों से बात करी है। हमारे इस शो में कई बार एडवांस ऑर्थोपेडिक्स को लेकर के भी बातें हुई हैं, लेकिन आज हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। स्पेशलिटी क्यों मैं बोल रही हूँ कि वो स्पेशल, उसका रीज़न ये है कि 23 साल से ज़्यादा का उनके पास एक्सपीरियंस है। 25,000 से ज़्यादा उन्होंने सर्जरीज़ की हुई हैं। इसके अलावा वो सीनियर डायरेक्टर हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के इन बीएल के मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। उनसे आज हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जाननी है। उनसे जानना है कि आखिरकार ये नी रिप्लेसमेंट कैसे होगा, एडवांस्ड नी रिप्लेसमेंट क्या है, रोबोटिक सर्जरीज़ कैसे होती हैं एंड मैनी मोर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ईश्वर बुरा, मैं आपका स्वागत करती हूँ जी न्यूज़ पे। थैंक यू। सर पहले तो वेलकम, इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स को लेकर के बात करने के लिए बहुत है, लेकिन आज हम लोग जिस पहलू पे बात करने वाले हैं, विच इज़ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो गया, चाहे आपका हिप रिप्लेसमेंट हो गया, दिस इज समथिंग जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो शुरुआत यहीं से ही करती हूँ मैं आपसे कि एज अ डॉक्टर व्हेन यू आर डीलिंग विद दीज थिंग्स, आपके लिए सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग क्या होता है, वो फीलिंग क्या होती है, आपको कब ऐसा लगता है कि हाँ अब अच्छा हुआ कुछ? So, Ayushi, it's a long career of orthopedic practice हाँ। since 2000 uh, and 2001. I was entered in this field, हुँ, and now it is 2025. हुँ, So, uh, मेरी ज़िंदगी में सबसे खुशी का पल जब होता है हुँ, when I see my patients getting their life back without pain. हुँ, उनकी मोबिलिटी मिल जाती है because my practice basically belong to locomotive system of body, हुँ, जिसमें ह्यूमन बीइंग चलता है, हुँ, मूव करता है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, and I become so happy. It is most gratifying, satisfying, and I become joyful when I see my patient once my patient enter in the wheelchair and on the crutches or in the walker. Then after maybe a month after surgery, so they gain the like mobility and they return to life without pain, good mobility, and their family become happy. They become independent. That's most I mean happy moment for me also. मैं समझ सकती हूँ सर कि एक पल को, मतलब अगर मैं पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँ, तो एक बार जब मैं एकदम हताश होकर के किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ और उसके बाद जब मुझे वो सारी चीज़ें वापस मिल जाती हैं जो मुझसे शायद चली गई थी, तो वो जो एक अंदर से धन्यवाद निकलता है डॉक्टर के लिए, वो आपके लिए किस तरह का फीलिंग देता होगा। सर जो मेरा अब थोड़ा-सा इस टेक्निकल पे आ जाते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये जो रोबोटिक सर्जरी है, ये होती क्या है? थोड़ा-सा आसान भाषा में बताइए, बिकॉज़ Yeah. किताबों में बहुत टफ लिखा हुआ है। तो थोड़ा आसान भाषा में बताइए ये रोबोटिक सर्जरी क्या है, और इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करते हैं मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स की, ये पूरा ज़रा इसको इस हिसाब से एक्सप्लेन करिए कि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए आसान भाषा में। आप देखिए 2025 में लास्ट डिकेड में जितना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ जीवन का हर पहलू में, आप किसी हुँ, भी पहलू को उठा के देख लीजिए, अपने कार से लेके मोबाइल से लेके डेली लिविंग से लेके इवन हाउसेस को देख ले, आर्किटेक्ट को देख लीजिए, एवरीथिंग इज लाइक ट्रांसफॉर्म लाइक एनीथिंग. हुँ, सो अवर सर्जरी इज ऑल्सो नॉट बेयर्ड ऑफ दिस. हमारी सर्जरी भी अछूती नहीं है उससे. सो हुँ, रोबोटिक is a like assistant. It is a device, it is a machine which enhances the surgical skill of surgeon. हुँ, जो सर्जन की एक कैपेसिटी है उसको ज़्यादा एक्यूरेट कर लेता है और उसको एक बूस्ट देता है सर्जन को कि यस, पहले आप अपने मन से कर रहे थे, अब आप देख के कर रहे हो. सो इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस by knowing the facts. So you know the real time picture and what best fit for the patient, that is given by the robots. ओह! तो मतलब आप ये मान लीजिए जो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, रोबोटिक एरर्स नहीं होते। अच्छा सर, मैं कोट करना चाहूँगी, आप एक्सपर्टीज़ आपकी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, इनकम्पास नी सॉरी, और हिप रिप्लेसमेंट में हो गई, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में होगी, इसके अलावा आप स्पोर्ट्स इंजरीज़ से भी डील करते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो फ़ील्ड्स हैं, इसमें पेशेंट केयर जो होती है, मेन चीज़ है पेशेंट केयर, उसको लेकर के आपने क्या एवोल्यूशन देखा है? आपने क्या चेंजमेंट देखे हुए हैं? मेनली आप देखेंगे कि जो स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स का फील्ड है, आई एम नॉट गोइंग होल द मेडिकल साइंस, हुँ, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन.
तो यहाँ पे 3 मेजर चीज़ें आई है। नंबर 1 इज़ MIS, मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें कि इंसिजन छोटे हो गए, जो जॉइंट के अंदर जाने की जो प्रक्रिया थी, वो छोटे होल के थ्रू हो गई। की होल सर्जरी कह सकते हो, लेजर सर्जरी बोलता है, कोई एंडोस्कोपी सर्जरी बोलता है, कोई MIS बोलता है, MIS, मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक। दिस वन इज़ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मिंग। सेकेंड आता है कि पेशेंट स्पेसिफिक टेलर्ड ट्रीटमेंट, टेलर्ड सर्जरी होगी, बिकॉज हर इंडिविजुअल का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, भगवान ने हर का अपना अपना मॉर्फोलॉजी अलग दिया है। तो पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इवन आपका दोनों हाथ का भी कंपैरिजन कर लो तो आपका एक हैंड या दोनों हैंड का साइज डिफरेंट मिलेगा आपको। तो दैट इज नॉट ए पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, कि किस आपके ह्यूमन बॉडी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटर फिट आएगा, कौन सी टेक्निक बेटर आएगी। सो टेलर्ड और कस्टमाइज ट्रीटमेंट बोल सकते हो। और तीसरा रोबोट्स। रोबोट्स क्या करते हैं कि आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते, 3D इमेजिंग देते आपको, and you do the best alignment possible what you can do, which was not possible by the human eyes and the hands. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। मेरे को यहाँ पे थोड़ा-सा मैं अपने दर्शकों को सर के बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। सर ने स्पेन हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया और इन जगहों से आपने और मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स में आपने शिक्षा ग्रहण करी है। आपने वहाँ पे ट्रेनिंग ली है, आपने वहाँ पे काम कैसे होता है वो देखा है। तो मेरे को आपको मुझे आप ये बताइए हिंदुस्तान में जब आप लौटे, इतने बाहर का एक्सपीरियंस ले करके, मुझे लग रहा है मैंने एक आध देश छोड़ भी दिए होंगे। ठीक है सर। तो मुझे ये बताइए जब आप हिंदुस्तान वापस लौटे, आपने कैसे वहाँ की ये जो आपकी नॉलेज थी, वहाँ की ये जो शिक्षा थी, वो आपने कहा कि अब यहाँ पे किस तरह से मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ कैसे मेंटेन करूँगा, अपने पेशेंट्स को कैसे डील करूँगा, वहाँ की टेक्निक्स आपने कैसे यूज़ करी यहाँ पे? आई से मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आई एम स्टार्टेड फ्रॉम वन स्टेट ऑफ कंट्री, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, देन यूके, USA, and whole Europe. So हुँ, since 2007, I started my journey from uh, uh, Spain. First, I've been to the हुँ, Barcelona, वहाँ पे जो कि स्पोर्ट्स के लिए फेमस है पूरा यूरोप में। हुँ, सो आई वाज lucky enough to see the their best center for the uh, sports medicine surgery like ligament tear and meniscus injuries उनके लिए। हुँ, सो इन सब जगहों पे जाने से मेरे को एक इंसाइट मिला मेरे को, हम्म, हुँ, कि ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी कहाँ हम लोग पीछे थे और पेशेंट केयर कैसे डिफरेंट है उन लोगों की हमसे। सो इट रियली गेव मी द इंसाइट ऑफ द पेशेंट केयर एंड द सर्जिकल टेक्निक। हुँ, ओके। एंड वो सब करने से मैंने मेरे पेशेंट को क्या मैं बेस्ट डिलीवर कर सकता हूँ। सो आई अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाट फिजिबल इन माय हॉस्पिटल। एवरीथिंग इज नॉट फिजिबल व्हाट यू सी देयर, बिकॉज हमारी लिमिटेशंस है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है, हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट पैटर्न डिफरेंट है, हमारे पेशेंट के नीड डिफरेंट है। सो व्हाट बेस्ट वी कैन अडॉप्ट फ्रॉम देम इन पेशेंट केयर एंड द होलिस्टिक अप्रोच क्या कर सकते हैं हम, उस पेशेंट के ट्रीटमेंट को टेलर्ड कैसे कर सकते हैं। दैट इज आई लर्न फ्रॉम द माई वेस्टर्न एक्सपोजर, एंड आई एम सो लकी कि दैट ग्लोबल एक्सपीरियंस गिव्स मी द सच ए इंसाइट दैट कि आई कैन एलिवेट माई पेशेंट्स आउटकम। इससे डेफिनेटली मेरे को मेरे पेशेंट्स का आउटकम इम्प्रूव हुआ, सर्जिकल आउटकम में बहुत बेनिफिट हुआ मेरे को। सर मैं समझ सकती हूँ कि जब आप कई देशों में घूमते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, फिर जब आप अपने देश लौटते हैं तो वो एक्सपीरियंस देने में भी जिस तरह का महसूस होता है वो बताया नहीं जा सकता और इम्प्रूवमेंट की तो बात ही नहीं की जा सकती है। मैं आपको बोलूँ सर, 23 साल का एक्सपीरियंस, 25,000 से ज़्यादा सर्जरीज़, बहुत बड़ा नंबर है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि शायद आपने रोबोटिक सर्जरीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए भी देखा होगा। तो सर मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखा है आपने, इतनी सारी इतने नंबर ऑफ़ सर्जरीज़ के बाद, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है? ये चेंज कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ रोबोटिक सर्जरी के तहत ये बात करें बहुत तो? ही बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा है आयुषी। हुँ, सो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी रियली ट्रांसफॉर्म्स हो गई है, बिकॉज दिस गिव्स अ रियल टाइम फीडबैक एंड 3D हुँ, इमेजिंग। हुँ, Like you can see your knee or hip or shoulder 360 degree,
जो कि हमारे आंखों से या एक्सरे से सिर्फ 2D या 2D देख सकते हैं. सो दिस टेक्नोलॉजी गिव्स यू द 3D स्ट्रक्चर ऑफ योर any joint. And real time feedback means that at a time you can decide कि which is right or wrong. एंड इंट्रा ऑपरेटिव गाइडेंस मिल जाता है आपको उसी टाइम जब आप टेबल पे सर्जरी कर रहे हो. सो दैट इज नॉट इंट्रा ऑपरेटिव गाइडेंस. सो दैट मेक्स द डिफरेंस दैट यू शुड नॉट अकर एनी एरर. वो आपको 100% प्लेसमेंट, पोजीशन, अलाइनमेंट, जो कि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी के सक्सेसफुल होने के लिए. सो फॉर एनी सक्सेसफुल नी सर्जरी you need a accurate placement, position and alignment. सो रोबोट ये 3 चीज़ों को ऑलमोस्ट 100% कर देता है, जो कि शायद एक सर्जन या ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता. सो इट इज़ ए ग्रेट एड ऑन टू द सर्जन स्किल. उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लॉन्गेविटी थी इम्प्लांट की, जो हम पहले मेटल लगाते थे, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ गई सेम इम्प्लांट की. बिकॉज उसका अलाइनमेंट इतना अच्छा हुआ कि उस पर ड्यू फोर्सेस कम हो गए. उसका जो एक्सकर्सन था जॉइंट के चलने का तरीका, तो नेचुरल हो गया जैसे पेशेंट का चलता था. तो लॉन्गेविटी बहुत इम्प्रूव हो गई. पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो गया. पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम हो गया. जो टिश्यू डिसेक्शन होता था, जो कि हमें जॉइंट में घुसने के लिए टिश्यू को काटना पड़ता मसल को, वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया. सो टिश्यू डिसेक्शन हमारा कम हो गया. पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम हो गया. पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कम हो गए. और इम्प्लांट की लॉन्गेविटी बढ़ गई. सो दैट वे सर्जिकल आउटकम सिग्निफिकेंटली मार्केटली इंप्रूव हो गया. बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने. आप डायरेक्टर भी हैं, सीनियर डायरेक्टर है अगर मैं बोलूँ तो, नी रिप्लेसमेंट के इन बीएल के मैक्स हॉस्पिटल में सर. तो आपने मुझे पेशेंट केयर के बारे में बता दिया, आपने मुझे रोबोटिक हिप, आपने रोबोटिक सर्जरीज के बारे में बता दिया. मुझे आपसे ये जानना है कि एज अ सीनियर डायरेक्टर, इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं आप, इतने बड़े हॉस्पिटल की सीनियर पोजीशन पे हैं आप, और इतनी अहम ब्रांच में हैं आप, हाउ यू मेक श्योर कि जो आप आउटकम दे रहे हैं वो 100% आए, वर्ल्ड क्लास आए? ये कैसे पॉसिबल होता है? और ऑर्थोपेडिक केयर का बहुत बड़ा इसमें रोल भी होता है. हाउ यू मेक श्योर कि आपका जो कंटिन्यूअस ये जो आउटकम आ रहा है ये 100% है, वर्ल्ड क्लास है? So we are definitely committed to excellence. And how we can achieve, हम कैसे कर सकते. So because like my patient is not like a car or object. So for that we need a multidisciplinary approach. Means एक पेशेंट आता है, उसको सिर्फ जॉइंट पेन नहीं होगा, उसको डायबिटीज भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई और सिस्टमिक डिजीज हो सकती है, लंग का इशू हो सकता है, लीवर का इशू हो सकता है. सो ऐसे में हमें मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच मीन्स कि फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए उस पेशेंट को एज ए इन टोटल डायग्नोस करने के लिए कि दिस प्रोसीजर हाउ मच सेफ. दैट इज नॉट ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. उसकी वजह से हमारा जो सेफ्टी है वो आई मीन दैट बिकम 100%. कि हम पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस सर्जरी में पेशेंट का रिस्क कितना है या क्या हो सकता है, उसके लिए हम कितने मेंटली प्रिपेयर है. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए आप देखोगे कि जितना हाई वॉल्यूम सेंटर है वहाँ पे और स्पेशली पैरेलल खड़ी होती है, ताकि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कुछ हो जाए तो आईसीयू केयर मिल सकती है, कार्डियोलॉजिस्ट इमीडिएटली मिल सकता है, वेस्कुलर सर्जन मिल सकता है. सो दैट गिव यू द एक्सीलेंस इन द सर्विसेज. सेकेंड, लाइक कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, CME बोलते हैं इसको. बिकॉज कि एवरी डे अवर दिस मेडिकल फील्ड इज इवॉल्विंग, देयर आर मेनी थिंग्स कीप ऑन कमिंग. सो अपने आप को अपडेट रखना, आपकी टीम को अपग्रेड करना, जो नॉलेज बाहर से आ रहा है या हम कोई नई चीज़ ईजाद कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं. दूसरा, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करना. यू हैव टू बी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली. जैसे हमारे पेरेंट्स आते तो स्मार्टफोन यूज़ करने में दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे हमारे को थोड़ा कम दिक्कत होती है, हमारे बच्चे और फास्ट है. सो फ्रेंडलीनेस ऑफ अडॉप्टिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट मेक्स me to deliver best services. एंड ये सब करने से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट
कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज़ कर सकते हैं कि किस पेशेंट को क्या चाहिए, किस पेशेंट को सर्जरी के लिए वेट करना है, किसी को और स्पेशल केयर चाहिए या प्री ऑपरेटिव केयर चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिव केयर चाहिए। सो वी कैन एज ए होलिस्टिक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं उसको, दैट वी कैन गिव। उसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट है वो सुपीरियर है। सो हमारे सर्जिकल आउटकम्स आर सुपीरियर बिकॉज वी बिलीव इन द बेस्ट केयर बाई मेकिंग दिस थ्री पैरामीटर्स एट ए टाइम। सर एज अ लेमैन अगर मैं बात करूं तो जो नी रिप्लेसमेंट हो गया या हेल्थ जो आपका हिप रिप्लेसमेंट हो गया, जब इस सब के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा दिल घबराता है, क्योंकि पहली चीज़ तो दुनिया में इतना ज़्यादा भी लोग इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। ऐसे आम लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, ऑर्थोपेडिक्स के बारे में ऑफ कोर्स पता है। तो सर जो लोग पहली बार आ रहे हैं सर्जरी कराने, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? जो फर्स्ट टाइम आता है उसको मेरा ये एडवाइस रहता है कि टाइमली कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज किसी को फर्स्ट टाइम पेन हुआ या कुछ प्रॉब्लम लगता कि लाइक 2 days बिफोर आई वाज डिफरेंट बट नाउ टुडे आई एम डिफरेंट, आई हैव सम प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट हम्म। और मेरी फंक्शन में कुछ रुकावट आ गई है। सो टाइमली कंसल्टेशन। एंड दूसरा, यदि आपको ट्रीटमेंट एडवाइस किया उसको डिले ना करें। टाइमली ट्रीटमेंट ड्यू टू एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन नहीं करना, डरना नहीं है। यू गो डिस्कस योर प्रॉब्लम, find out what is the exact problem. So that two things are very important: timely consultation and uh, apprehension को दूर करना किसी चीज़ के लिए if you get the diagnosed। क्योंकि nobody is immune from the diseases, like हम्म। disease किसी को भी हो सकती है, किसी भी वक्त की हो सकती है, and at any age of your life you can have disease। So that is the random distribution of disease in the human life। So ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेंसी एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद आपको अर्ली इंटरवेंशन, कि आपको डायग्नोस हो गया आपको, तो आप क्या कर सकते हो अर्ली इंटरवेंशन की टाइमली, क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, सर्जन ने आपको गाइड किया है तो दैट यू कैन अडॉप्ट, सो यू कैन अवॉइड द फर्दर डिले। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, तो आपकी रिकवरी होगी, स्मूथर होगी। हम्म। सपोज करो आपको सर्जरी आज से 2 साल पहले करानी है, आप आफ्टर 2 years कराते हैं, तो जो 2 साल पहले की सर्जरी और 2 साल बाद की सर्जरी में बहुत फर्क होएगा। जो 2 साल बाद डिलेड सर्जरी करवा रहे हैं उसका रिकवरी मे नॉट बी एज गुड एज द विच वॉट इट वॉज इंडिकेटेड। सो दैट्स वाई अर्ली इंटरवेंशन इज इम्पॉर्टेंट। तो अर्ली इम्पोर्टेंस करने से आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हो, रिकवरी फास्ट हो जाती है। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए, आप सबसे जो आप बता रहे थे कि टाइम का ध्यान रखना चाहिए, तो मुझे आपसे ये बताइए कि जब हम रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जो कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा पाते हैं, या क्या करना चाहिए कि जिसका हो गया चलिए सर्जरी, अब उन्हें क्या करना चाहिए कि उनको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो? सो आपका क्वेश्चन का मतलब कि कौन है आइडियल कैंडिडेट, कौन है, राइट? सो जिसको क्रोनिक जॉइंट पेन है हुँ। या जिसकी मोबिलिटी कम हो गई, उसको लग रहा है कि मैं आज से कुछ दिन पहले तो ठीक चल रहा था पर मैं धीरे 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 फ्यू मंथ्स के अंदर देखूँ मेरी मोबिलिटी कम हो गई है, मेरा वॉकिंग डिस्टेंस कम हो गया। हुँ। या डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज, जैसे कि उम्र के साथ में जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे मेरे आई मीन हेयर्स ग्रे हो जाते हैं, स्किन पे आपकी झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो ऐसे जोड़ों के अंदर भी जो चिकनाई या कार्टिलेज बोलते हैं वो गिर जाता है। सो उनको डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज बोलते हैं। सो जो मोस्ट कॉमन डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब, ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होना। हुँ। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड जोड़ों के घिसने की प्रॉब्लम है, उसको ऑस्टियो। so ये पेशेंट आइडियल कैंडिडेट होते हैं। क्रोनिक जॉइंट पेन है जिसको, जिसकी मूवमेंट कम हो गई है, या जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 डायग्नोस हो गया है। सो ये 3 तरह के पेशेंट हैं, ये आइडियल कैंडिडेट होते हैं सर्जरी के। हुँ। तो जो रोबोटिक सर्जरी इन केसेस में बहुत हेल्पफुल होती है, बिकॉज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए, उनको प्रिसाइज टेक्निक चाहिए, प्रिसाइज प्लेसमेंट चाहिए। सो ये जो कैटेगरी के लोग हैं दे आर आइडियल कैंडिडेट। सर ये मुझे ये बताइए किस तरह से ये जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, ये आपका हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो ये जो प्रोसीजर है, उसको किन तरह से बहुत ज़्यादा एक तो आसान बना देता है, दूसरा इफ़ेक्टिव बना देता है? ये मुझे जानना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हुँ। रोबोटिक कैसे करता है, रोबोटिक इज ए टूल
which give a real time feedback and 3D imaging. हम्म उसकी वजह से आपका जो पेशेंट आउटकम है, जो फाइनल आउटकम है जो हम्म सर्जरी का, वो एनहांस हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, जो कि पहले मैनुअल था। तो उसमें आप कुछ देखते थे कि कुछ, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ 8-10% लोग डिस्पाइट एवरीथिंग दे आर नॉट हैप्पी। सो उनको हम बोलते थे अनहैप्पी पेशेंट्स। हालांकि उनका सर्जरी वगैरह सब कुछ बढ़िया हो गया, पर वो उनकी बॉडी के मैकेनिक्स के हिसाब से नहीं हुआ। तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइज, टेलर्ड, कस्टमाइज, या काइनेमेटिक हमारी भाषा में बोलते हैं, वो अलाइनमेंट अचीव करना जो कि पेशेंट का नेचुरल भगवान ने दिया है। सो दैट्स गिव द सुपीरियर आउटकम एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। सो अल्टीमेटली मैं हमने अच्छा किया, पर पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो भी तो प्रॉब्लम है। हम्म तो अल्टीमेटली पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सो सर्जिकल आउटकम विद पेशेंट सेटिस्फेक्शन, दैट गिवन बाय द रोबोट्स। So this technique enhances the surgical outcome and patient satisfaction by real-time feedback and 3D imaging. हम्म थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दी और काफ़ी आसान भाषा में दी, मतलब वो जो क्लिष्ट किताबी भाषा होती है उसमें आपने नहीं बताया। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर बोरा, जिन्होंने हमें बताया रोबोटिक नी सर्जरी के बारे में, जिन्होंने हमें बताया कि हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट के आइडियल जो हैं कैंडिडेट कौन कौन से हो सकते हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको ये करवाना चाहिए, और करवाने के बाद की केयर के बारे में भी आपको बताया। मिलते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।